बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपको सुनाऊंगी एक दहाड़ी मजदूर की कहानी, दिन की दहाड़ी। इसे लिखा है ईव ने और चित्रों से सजाया है रोनाल्ड ने। इसका हिंदी में अनुवाद विदूषक ने किया है। तो सुनो कहानी। फ्रांसिस्को अपने दादाजी और अन्य लोगों के साथ पार्किंग में खड़ा था। फ्रांसिस्को पहली बार यहाँ आया था। पार्किंग यानी वो जगह है जहाँ दहाड़ी मजदूर खड़े होते हैं और जिन्हें मजदूर की जरूरत होती है वो उन्हें लेने आते हैं। तभी एक ट्रक आया और रुका। ड्राइवर ने 3 उंगलियां उठाई। ईंट चुनाई के काम के लिए मुझे 3 आदमियों की जरूरत है, उसने कहा। यह सुनते ही 5 आदमी उस ट्रक में झट से कूदे। सिर्फ 3, ड्राइवर ने कहा। फिर 2 को उतरना पड़ा। जो मजदूर पार्किंग में बचे थे वे अपनी किस्मत को कोसने लगे और बुदबुदाते रहे। फ्रांसिस्को के दादाजी सर्दी से कांप रहे थे। बहुत ठंड है, उन्होंने कहा। अभी बहुत सुबह है इसलिए ठंड है, आप देखेंगे बाद में गर्मी हो जाएगी, फ्रांसिस्को ने कहा। तुम इस लड़के को साथ में क्यों लाए? एक मजदूर ने पूछा। लड़के के साथ तुम्हें कोई भी मजदूरी पर नहीं रखेगा। लड़के को तो स्कूल में होना चाहिए। आज शनिवार है, फ्रांसिस्को ने कहा। मेरे दादाजी अभी इंग्लिश नहीं बोल पाते। वो बस 2 दिन पहले ही कैलिफोर्निया आए हैं और हमारे साथ रह रहे हैं। फिर फ्रांसिस्को ने आगे कहा, पिताजी की मृत्यु के बाद से हम लोग अकेले हैं। मैं अपने दादाजी को मजदूरी दिलाने में मदद करूंगा। फिर उसने दादाजी के ठंडे खुरदरे हाथ को अपने हाथों से सहलाया और वो मुस्कुराया। दादाजी किसी बूढ़े पेड़ की तरह दुबले पतले और ऊंचे थे। फ्रांसिस्को उन्हें बहुत चाहता था। पैसे इकट्ठे होने के बाद वो दादाजी के लिए एक जैकेट खरीदेगा, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने खुद पहनी हुई थी। उसकी लंबी आस्तीनों से दादाजी के हाथ ढक जाएंगे। साथ में वो दादाजी के लिए अपनी जैसी ही एक टोपी खरीदेगा। तभी एक वैन आई, उस पर लिखा था बेंजामिन माली। फ्रांसिस्को ने दादाजी का हाथ छोड़ा और बाकी लोगों के झुरमुट में से निकलता हुआ सबसे पहले उस वैन के सामने आकर रुका। एक आदमी, ड्राइवर ने कहा, बागवानी के लिए। वो आदमी जवान था और उसकी घनी मूंछें थीं। वो सिर पर फ्रांसिस्को जैसी ही टोपी पहने था, लेकिन शायद उसकी टोपी ज्यादा साफ थी। फ्रांसिस्को को यह अच्छा संकेत लगा। हमें ले चलिए मिस्टर बेंजामिन, हम दोनों को, फ्रांसिस्को ने अपने दादाजी की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर उसने अपनी टोपी को आंखों की ओर झुकाया। देखिए, मेरे दादाजी एक अच्छे माली हैं, पर उन्हें अभी इंग्लिश अच्छी तरह नहीं आती। सभी जगह बगीचे तो एक जैसे होते हैं, क्यों? ठीक है ना, चाहे वो मेक्सिको में हो या अमेरिका में। फिर फ्रांसिस्को ने तेजी से हाथ हिलाकर दादाजी को बुलाया। आपको एक मजदूर की कीमत में 2 मजदूर भी मिलेंगे, उसने कहा। मैं अपने काम के लिए कुछ मजदूरी नहीं लूंगा। वो आदमी मुस्कुराया। ठीक है, मुझे यकीन है, पर मैं मिस्टर बेंजामिन नहीं हूँ, मुझे बेन बुलाओ। फिर बेन ने फ्रांसिस्को की तरफ इशारा किया। तुम अपने दादाजी के साथ पीछे बैठो, पूरे दिन की मजदूरी $60 मिलेगी। फ्रांसिस्को ने हामी में अपना सर हिलाया। उसकी सांस तेजी से चलने लगी। एक दिन के काम की इतनी ज्यादा मजदूरी, माँ पैसे देखकर कितनी खुश होंगी। माँ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी। शायद आज सबको भरपेट खाना मिलेगा, साथ में कुछ मिठाई भी। फिर फ्रांसिस्को ने वैन के पीछे वाला दरवाजा खोला और उसमें अपना बैग रखा, जिसमें माँ ने दोपहर का खाना पैक किया था। फिर उसने दादाजी की चढ़ने में मदद की। एक
ऊंचे लंबे तगड़े आदमी ने भी वैन में चढ़ने की कोशिश की। फ्रांसिस्को ने उसे पीछे धकेल दिया। वो आदमी ताकतवर था, वो एक असली मजदूर था। आज हमें बागवानी करनी पड़ेगी, उसने वैन चलने के बाद दादाजी को बताया। पर मुझे तो बागवानी बिल्कुल भी नहीं आती, मैं तो पेशे से एक बढ़ई हूँ, मैं सारी जिंदगी शहर में रहा हूँ। यह काम आसान होगा, फ्रांसिस्को ने आती जाती गाड़ियों की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए कहा। फूल, गुलाब और कुछ ऐसा ही काम होगा। उसने एक महिला को देखकर उसके सम्मान में अपनी टोपी उठाई। सेनोरा, उसने बड़े अदब से कहा, पर उस महिला ने सुना ही नहीं। फिर वैन हाईवे से मुड़कर एक पतली सड़क पर गई और कुछ देर बाद रुकी। वहाँ पर हल्की चढ़ाई थी और कुछ नए मकान बने थे। कुछ मकान अभी पूरे नहीं हुए थे। मजदूर घर की छतों पर चढ़े हुए थे और कोलतार की अच्छी खुशबू आ रही थी। उस ढाल पर सुंदर सफेद फूल थे, जिनके साथ खुरदुरी हरी डंडियां थीं। नीचे 6 कचरे के ड्रम रखे थे। फिर तीनों वैन से नीचे उतरे, पर बेन ने गाड़ी का इंजन चलता ही रखा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ढाल की पूरी खरपतवार को साफ करो, बेन ने दादाजी से कहा। सावधानी से करना, जिससे जड़ें भी बाहर निकल आएं। फिर उसने ड्रम दिखाते हुए कहा, खरपतवार को उनमें फेंक देना। ठीक है, उत्तर फ्रांसिस्को ने दिया। मुझे अभी एक और जगह काम है, बेन ने कहा। मैं 3 बजे तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा। यहाँ काफी गर्मी होगी और तुम्हारे दादाजी को एक टोपी की जरूरत होगी। फिर उसने फूस की एक टोपी दादाजी को दी। शुक्रिया, दादाजी ने कहा। ठीक है, शाम को फिर मिलेंगे। मेहनत से काम करना। आपका दिन शुभ हो। उसने क्या कहा? दादाजी ने वैन चले जाने के बाद पूछा। उसने कहा कि हमारा दिन शुभ हो। यहाँ सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। तुम बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो फ्रांसिस्को, दादाजी ने खुश होते हुए कहा। फ्रांसिस्को ने अपना सिर हिलाया और वो मुस्कुराया। फिर वे ढाल पर चढ़े। वहाँ फ्रांसिस्को ने अपनी जैकेट बाड़ से लटका दी। फिर उसने एक नुकीली डंडी को खींचा और उसकी जड़ों से मिट्टी झाड़ी। यह खरपतवार है, फूलों को बिल्कुल हाथ न लगाइएगा। फिर दादाजी उसे देखकर मुस्कुराए। फ्रांसिस्को को उनके सफेद दांत साफ दिखाई दिए। उन्होंने पूरी सुबह काम किया। एक छोटा कुत्ता बाड़ के पीछे से उन पर भौंकता रहा। फिर वहाँ एक नारंगी कार दिखाई दी। एक नए घर के पिछवाड़े में पानी का ताल था। फ्रांसिस्को को वहाँ पर लोगों के नहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। पानी के छपाकों की आवाज सुनकर फ्रांसिस्को को और ज्यादा गर्मी लगने लगी। उसके कंधे और हाथ दुखने लगे। वो सोचने लगा, आज शाम को माँ कितनी खुश होंगी। $60, वो आश्चर्य से कहेंगी और फिर वो फ्रांसिस्को और दादाजी को गले लगाएंगी। यही तो बड़ी दौलत है। दोपहर को भोजन में फ्रांसिस्को और दादाजी ने टोटिया यानी मक्का की रोटी और टमाटर खाए। फिर उन्होंने माँ की दी गई बोतल में से पानी पिया। 1 घंटे में उनका सारा काम पूरा हो जाएगा। कितना सुंदर है, दादाजी ने कहा। फ्रांसिस्को ने भी उत्तर दिया, हाँ वाकई में। उसके बाद फ्रांसिस्को और दादाजी ने हाथ मिलाया। फ्रांसिस्को को उतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। आज उसने न सिर्फ दादाजी की मदद की थी, बल्कि उसने खुद भी मेहनत की थी। काम खत्म करके वो दोनों सड़क के किनारे बैठ गए और वैन के आने का इंतजार करने लगे। फिर जब वैन आई तब दोनों खड़े हुए और कपड़ों से मिट्टी झाड़ी। बेन गाड़ी में से बाहर निकला। अरे बाप रे, ये तुमने क्या किया? उसने कहा। आपको लग रहा था ना कि हम इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। फ्रांसिस्को हंसना चाहता था, परंतु बेन को एक बड़ा झटका लगा। फ्रांसिस्को ने कूदते हुए कहा, हमने बड़ी मेहनत से काम किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, बेन ने कहा। तुम लोगों ने मेरे सारे पौधे उखाड़ दिए और खरपतवार को वहीं रहने दिया। फिर फ्रांसिस्को ने दादाजी की तरफ देखा, पर खरपतवार पर तो फूल हैं, उसने कहा। बेन ने कहा, वो सफेद फूल खरपतवार के हैं। तुमने मेरे सारे अच्छे पौधों को उखाड़कर बर्बाद कर दिया। फिर बेन ने अपनी टोपी उतारी, उसे वैन पर कस के मारा। क्या हुआ? क्या हमसे कोई गलती हुई? दादाजी ने स्पेनिश में फ्रांसिस्को से पूछा। गुस्से के मारे बेन की मूछें हिल रही थीं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दादाजी एक अच्छे माली हैं,
पर उन्हें तो खरपतवार और फूलों के बीच का अंतर तक नहीं पता। दादाजी ने दोनों को घूरा। क्या हुआ फ्रांसिस्को, जरा मुझे बताओ तो, उन्होंने कहा। हमने पौधे निकाल दिए और खरपतवार वहीं छोड़ दी, फ्रांसिस्को ने हल्के से स्पेनिश में कहा। उसके लिए दादाजी से नजरें मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें लगा कि हमें बागवानी के बारे में पता होगा, दादाजी ने कहा। वो बहुत तेजी से और गुस्से में स्पेनिश में बोल रहे थे। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला ना? हमें दिन का काम जो चाहिए था, पर काम के लिए झूठ नहीं बोला जाता। अब दादाजी की आवाज में गुस्से की बजाय दुख ज्यादा था। देखो बेटा, उन्होंने फ्रांसिस्को के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेन से पूछो कि हम अब क्या कर सकते हैं। उससे कहो कि हम कल वापस आएंगे। अगर वो राजी होता है तो हम खरपतवार उखाड़कर पौधों को दोबारा वापस लगा देंगे। फ्रांसिस्को को अपना दिल बैठता हुआ नजर आया। पर दादाजी, तब तो हमें दुगना काम करना पड़ेगा, और फिर कल संडे भी है। कल टेलीविजन पर एक अच्छा प्रोग्राम आएगा, और फिर चर्च भी तो जाना है। फ्रांसिस्को को लगा चर्च का नाम सुनकर दादाजी अपना इरादा बदल देंगे। कल हम न टेलीविजन देखेंगे और न ही चर्च जाएंगे, दादाजी ने कहा। हमें झूठ की कीमत चुकानी ही होगी। जो मैंने कहा वो बेन को बताओ, और उससे पूछो कि दोबारा बोने के बाद पौधे जिंदा तो रहेंगे। बेन ने कहा, पौधे जिंदा रहेंगे क्योंकि उनकी जड़ अभी भी है, इसलिए सुबह जल्दी बोने से वो जिंदा रहेंगे। अपने दादाजी से कहो कि मुझे उनका प्रस्ताव पसंद आया और मैं तुम दोनों को कल सुबह यहाँ छोड़ूंगा। और तीनों वैन में बैठ गए। फ्रांसिस्को चुपचाप खिड़की से सटकर बैठा रहा। इस बार उसने आती जाती कारों को हाथ हिलाकर स्वागत भी नहीं किया। उसने अपनी टोपी भी नहीं उठाई। उसने दादाजी को मजदूरी दिलाने में मदद जरूर की थी, पर झूठ की वजह से दिन खराब हो गया। आंसुओं से उसका गला जलने लगा। पार्किंग पूरी तरह खाली थी। कचरे का ड्रम चाय कॉफी के कपों और सैंडविच की प्लेटों से लबालब भरा था। बेन ने उन्हें उतारा। देखो, उसने कहा, अगर पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें आधे पैसे अभी दे सकता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला, पर दादाजी ने हाथ से उसे मना कर दिया। उससे कहना कि कल काम खत्म करने के बाद ही हम पैसे लेंगे। फ्रांसिस्को के दादाजी और बेन ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा जैसे बिना शब्दों के ही उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा। बेन ने अपना बटुआ वापस जेब में रख लिया। कल सुबह 6 बजे, बेन ने कहा। हाँ, अपने दादाजी से कहना कि मैं उन जैसे भले आदमी को हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा भी काम दे सकता हूँ। यह सुनकर फ्रांसिस्को बहुत खुश और उत्तेजित हुआ। 1 दिन से ज्यादा काम? बेन अभी भी बोल रहा था। असली बात तुम्हारे दादाजी को पहले से ही पता है, और बाकी बागवानी का काम मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। फ्रांसिस्को ने अपना सिर हिलाया। उसे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। आज फ्रांसिस्को ने एक जरूरी सबक सीखा। फिर फ्रांसिस्को ने दादाजी के ठंडे खुरदरे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, दादाजी, अब घर चलें? तो बच्चों, ये थी कहानी दिन की दिहाड़ी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर
ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।